हेलो फ्रेंड्स, हम मराठा राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज का पहला क्वेश्चन है अहिल्याबाई होलकर का संबंध किस क्षेत्र से था। अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन एक है सतारा। तो सतारा में तो किसका प्रभाव है? छत्रपति का। सतारा में छत्रपति का प्रभाव है। दूसरा है बड़ौदा, बड़ौदा में गायकवाड़ हैं। बड़ौदा में कौन है? गायकवाड़। नागपुर, नागपुर में कौन है? भोंसले। और ऑप्शन डी है इंदौर, इंदौर में कौन है? होलकर। इंदौर में है होलकर। तो हमसे पूछा गया कि अहिल्याबाई, तो अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहाँ से हो जाएगा? इंदौर से। इनका संबंध कहाँ से था? इंदौर से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह पेशवा जो नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। किस पेशवा को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है? तो अगर हम बात करें बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम 1720 से 40 तक पेशवा रहे थे। 1720 से 40 तक। तो इनकी मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं 1740 से 1761 तक। तो किस पेशवा को नाना साहब भी कहा जाता है, या वह पेशवा जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे वो कौन होंगे? बालाजी बाजीराव। कौन होंगे? बालाजी। ये तो तीसरे पेशवा है। अगर हम बात करें एक क्रम से कौन से पेशवा बन चुके हैं? तीसरे पेशवा। और इस समय मराठों का मुख्य जो कर्ता धर्ता है, या मुख्य जिसके पास मुख्य आधार है, वो है साहू जी। वो कौन है? साहू जी। यानी साहू जी के समय 3 पेशवा बन चुके हैं। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय भी मराठा शक्ति चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसके समय मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। अगर हम बालाजी बाजीराव की बात करें, बालाजी बाजीराव के समय ही एक संधि होगी जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, 1750 की संगोला की संधि। ये महत्वपूर्ण संधि होगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है बालाजी बाजीराव अपने पिता के समान ही योग्य सैनिक और सेनापति था। तो ये ही सही नहीं है। अभी हमने चर्चा की है बालाजी बाजीराव अपने पिता के समान योग्य सेनापति और सैनिक नहीं था। साहू जी ने मृत्यु से पूर्व ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। साहू जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व, यानी साहू का देहांत होगा 1749 में, 1749 में। तो इन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व ताराबाई के पुत्र, सॉरी ये पुत्र लिखा हुआ है यहाँ, पुत्र ताराबाई के पुत्र राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और 1750 में राजा राम द्वितीय का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक होता है। छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक होता है। तो ये सही है। इसके बाद ऑप्शन सी है, ये पुत्र नहीं है, ध्यान रखना है, पुत्र है ये। 1752 ईस्वी में मुगल शासक अहमद शाह ने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दे दिया था। 1752 की बात है। 1752 में मुगल बादशाह कौन है? अहमद शाह। इन्होंने मराठों को संपूर्ण भारत में चौथ वसूली का अधिकार दे दिया। तो इस समय पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। 1750 ईस्वी में रघुजी भोंसले की मध्यस्थता से राजाराम द्वितीय और पेशवा के मध्य संगोला की संधि हुई। ये ध्यान रखना है,
ये जो संगोला की संधि है ये मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण है, मराठा इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस संधि से, क्योंकि आप समझिए 1749 में साहू जी का देहांत हो चुका है। साहू जी का देहांत यानी 15 दिसंबर 1749 को साहू जी का देहांत हो चुका है, और उसके बाद ये संधि होती है। और ये संधि एक महान संधि मानी जाती है मराठा राज्य के लिए, क्योंकि इस संधि के द्वारा जो छत्रपति था, छत्रपति नाव मात्र का रह गया, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा, इतना आप मान सकते हैं, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। और अब वर्तमान में पेशवा वास्तविक मराठा बन गए हैं, पेशवा ये वास्तविक मराठा बन गए हैं। और अब मराठा राजनीति का जो केंद्र था, मराठा राजनीति का केंद्र सतारा से क्या हो गया है, पूना, यानी इससे पहले मराठा राजनीति का केंद्र सतारा था, और अब मराठा राजनीति का केंद्र सतारा के स्थान पर पूना या पुणे हो गया है। तो इस संधि से ये हम कह सकते हैं कि किस संधि से छत्रपति के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या छत्रपति केवल नाव मात्र का रह जाता है, वो संधि होगी कौन सी, संगोला की संधि 1750 में। किसकी मध्यता से, रघुजी भोसले, और किस किस के मध्य, राजाराम द्वितीय। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, ताराबाई का पुत्र था राजाराम द्वितीय, इसे साहू जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, इसमें ए ही सही नहीं है, क्योंकि बालाजी बाजीराव अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं था, यानी इसने अपने पिता के जो हिंदू पद पादशाही का आदर्श था उसको भी इसने बदल दिया था, उसको भी इसने बदल दिया था। इसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, और ये युद्ध हमें पता है बाबर और इब्राहिम लोदी। 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के मध्य। 14 जनवरी 1761 सही जवाब होगा 14 जनवरी 1761। और ये युद्ध किस किस के मध्य होता है, मराठे, और मराठों में पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव। ध्यान रखना है किस कौन से पेशवा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, बालाजी बाजीराव। और इसके विरुद्ध कौन लड़ रहे हैं, मराठों के विरुद्ध कौन है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। और मराठों के मध्य तो इस समय मराठा पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन डी है 18 जून 1576, तो ये हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध हमसे पूछा गया कि तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761। अगर हम इस युद्ध की बात करें, इस युद्ध के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं, इस युद्ध के दो प्रमुख कारण माने जाते हैं, यानी नादिर शाह की भांति अहमद शाह अब्दाली भी भारत को लूटना चाहता था, और दूसरा मराठे हिंदू पादशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे, ये कारण माने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 14 जनवरी 1761, 14 जनवरी 1761। और हम बात करें इस समय मुगल शासक कौन था, इस समय मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। ध्यान रखना है इस समय मुगल शासक कौन है, शाह आलम द्वितीय। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय है, और इस समय पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। तो इसका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय। और फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस समय अगर पेशवा पूछ लिया जाए तो पेशवा कौन था, बालाजी बाजीराव। इस समय पेशवा कौन है, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव पेशवा है, और मुगल शासक कौन है, शाह आलम द्वितीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, पानीपत के तृतीय युद्ध में
मराठा सेना का ध्यान से समझना है, वास्तविक नेतृत्व पूछा गया है। तो इस समय ये तो हैं पेशवा, ये तो हैं पेशवा, और इमादुल मुल्क की बात करें, ये इस समय मुगल वजीर हैं, ये इस समय मुगल वजीर हैं, और इस वजीर ने मराठों का समर्थन किया था। ध्यान रखना है, इस वजीर ने मराठों का समर्थन किया था, उसका नाम क्या है? इमादुल मुल्क। तीसरा नाम है विश्वासराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, यानी ये विश्वासराव भाऊ बालाजी बाजीराव का नाबालिग बेटा है, नाबालिग पुत्र था, नाबालिग पुत्र था। कौन? विश्वासराव भाऊ। तो इसे युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था, भेजा तो इसको गया था, लेकिन वास्तविक नेतृत्व इसका चचेरा भाई था, वो इसके द्वारा किया गया था। वास्तविक जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था? सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। ध्यान रखना है, यानी नेतृत्व के लिए भेजा तो अपने पुत्र नाबालिग को भी था, जिसका नाम था विश्वासराव भाऊ। बालाजी बाजीराव इस समय पेशवा है। इमादुल मुल्क मुगल वजीर हैं, जिन्होंने मराठों का इस युद्ध में समर्थन किया था, मराठों का इस युद्ध में समर्थन किया था। जबकि वास्तविक जो नेतृत्व है वो किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने, जो विश्वासराव भाऊ का चचेरा भाई था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोप खाने की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया था? मराठा तोप खाने की जो टुकड़ी है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तृतीय युद्ध में मराठा तोप खाने की टुकड़ी का नेतृत्व, ऑप्शन ए है नजीबुद्दौला, ये रुहेला सरदार है। नजीबुद्दौला ये कौन है? रुहेला सरदार। ऑप्शन बी है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला अवध का नवाब है। ये कहाँ का नवाब है? अवध का। सूरजमल जाट ये भरतपुर का शासक है, ये कहाँ का शासक है? भरतपुर का शासक। और ऑप्शन डी है इब्राहिम खां गारदी, तो सही जवाब होगा इब्राहिम खां गारदी। सही जवाब क्या होगा? इब्राहिम खां गारदी। तो ये इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व करता है और ये युद्ध में मारा जाता है, ये युद्ध में मारा गया। इसने मराठों का साथ नहीं दिया, इसने मराठों का साथ नहीं दिया और इसने युद्ध में भाग नहीं लिया, यानी इन्होंने भी मराठों का साथ नहीं दिया था। सूरजमल जाट वो कारण था, यानी सूरजमल जाट ने पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले सूरजमल जाट ने मराठों को सलाह दी थी कि आप औरत और बच्चों को अपने साथ न लेके जाएं। सूरजमल जाट ने मराठों को सलाह दी थी कि आप युद्ध में औरतों और बच्चों को न लेके जाएं, लेकिन मराठों ने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए युद्ध से पहले ही सूरजमल जाट ने तटस्थ रहने की नीति अपनाई या युद्ध में इन्होंने भाग नहीं लिया। अगर हम इस समय अभियान की बात करें, जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली का ये भारत पर 5वां आक्रमण था। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए थे। भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण, 1748 से 1761 तक। कुल कितने आक्रमण थे? 7 आक्रमण, 1748 से 1761 तक। और ये जो आक्रमण था ये उसका 5वां आक्रमण था। छठा आक्रमण इन्होंने 1762 में किया और 7वां और अंतिम आक्रमण 1767 में सिखों पर किया गया था। 7वां और जो अंतिम आक्रमण है 1761 में, वो किसके ऊपर किया गया था? 1767 में, 1767 है, ध्यान रखना, 1767। 48 से 67, क्योंकि 61 में तो 5वां आक्रमण है, 62 में छठा आक्रमण है, 7वां आक्रमण 1767 में हुआ। ये अंतिम आक्रमण सिखों पर हुआ था। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम खां गारदी। पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा गया है। यह अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण था। तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, हम पुनः देखें। इसने 1748 से
और 1767 तक, 1748 से 1767 तक भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 7 आक्रमण किए। ये 5वां आक्रमण था और छठा आक्रमण इन्होंने 1762 में किया और अंतिम आक्रमण कब किया था? 1767 में। और किस पर किया था? सिखों पर। सिखों पर अंतिम आक्रमण किया था, लेकिन ये सिखों को कुचलने में असफल रहा था। मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों का समर्थन किया। ये बात भी सही है, ये भी सही है। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही फरार हो गया था। ये भी सही है। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही फरार हो गया था। युद्ध के बीच में ही फरार हो गया था। तो देखिए, हम पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं, उस पर चर्चा कर रहे थे। तो यह अहमद शाह अब्दाली का भारत पर 5वां आक्रमण है, यानी 1761 वाला। मुगल वजीर इमादुल मुल्क ने मराठों का समर्थन किया, ये भी सही है। मल्हार राव होलकर युद्ध के बीच में ही फरार हो गया था, यानी मराठों की तरफ से लड़ रहा था लेकिन युद्ध के बीच में फरार हो गया। जदुनाथ सरकार ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है, ये गलत है। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया है। इस युद्ध का आंखों देखा हाल किसने किया है? ध्यान रखना है, आंखों देखा वर्णन किसने किया है? काशीराज पंडित ने। जदुनाथ सरकार ने तो इस युद्ध के बारे में लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना कोई ना कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। ये जदुनाथ सरकार ने लिखा है। इसी प्रकार इस युद्ध में अगर हम अहमद शाह अब्दाली की बात करें, अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध में एक प्रकार की बंदूकें हैं जिसका नाम है कड़ाबीन बंदूकें। कड़ाबीन बंदूकें, ये ऐसी बंदूकें होती थी जो दौड़ने वाले ऊंटों की पीठ पर चलती थी, पीठ से चलाई जाती थी कड़ाबीन बंदूकें। तो ध्यान रखना है, इनमें कड़ाबीन बंदूकों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इस युद्ध में मराठों की बुरी हार होती है, यानी मराठे बुरी तरीके से इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं। तो हमसे पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो जदुनाथ सरकार ने आंखों देखा वर्णन नहीं किया है, काशीराज पंडित ने किया है। किसने? काशीराज पंडित ने। और काशीराज पंडित ने पानीपत के तृतीय युद्ध को मराठों के लिए प्रलयकारी बताया है, कि यह मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में किसने लिखा है? पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में किसने लिखा है कि महाराष्ट्र में संभवतः ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। तो इसका सही जवाब तो होगा जदुनाथ सरकार। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जदुनाथ सरकार। ऑप्शन ए है काशीराज पंडित। तो काशीराज पंडित ने एक तो युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है, आंखों देखा वर्णन, एक तो आंखों देखा वर्णन किया, और दूसरा इसने मराठों के लिए इस युद्ध को प्रलयकारी बताया है। यह युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। ऑप्शन बी है सरदेसाई। सरदेसाई की यदि हम बात करें, सरदेसाई ने पानीपत की दुर्घटना को एक प्राकृतिक दुर्घटना नाम दिया है। प्राकृतिक दुर्घटना। पानीपत के तीसरे युद्ध को सरदेसाई ने एक प्राकृतिक दुर्घटना बताया है। उन्होंने कहा है कि पानीपत की दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना की भांति थी। इसमें जन हानि अवश्य हुई परंतु राजनीतिक हानि कुछ भी नहीं हुई। इसमें जन हानि अवश्य हुई लेकिन राजनीतिक हानि कुछ नहीं होती है। यानी इस युद्ध में लगभग 28,000 सैनिक मारे जाते हैं, लगभग 28,000 सैनिक मारे जाते हैं, इतना ध्यान रखना है। और सिडनी ओवेन की बात करें, इन्होंने पानीपत के इस युद्ध के बारे में क्या लिखा है कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। समझना, मैं बोल के बता दूं। सिडनी ओवेन ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई। यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं,
परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा, और जब यह जगा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे और अंत में इसे जीतने तथा समाप्त करने में सफल हो गए। ये कथन किसका है? सिडनी ओवेन का। तो सिडनी ओवेन ने क्या कहा? इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई, यद्यपि यह बहुमुखी दैत्य मरा तो नहीं, परंतु इतनी भली भांति कुचला गया कि यह लगभग सोया रहा, तथा जब यह जागा तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे और अंत में इसे जीतने तथा समाप्त करने में सफल हो गए। ये कथन किसका है? सिडनी ओवेन का। तो हमसे पूछा गया है कि महाराष्ट्र में संभवतः ऐसा कोई घर हो जिसने परिवार हो जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो। ये मत किसका है? जदुनाथ सरकार का। अगर हम इसी पे और चर्चा करें, ध्यान से समझना एक बार, और 2-3 बिंदुओं पे चर्चा कर लेते हैं। तो पानीपत की तीसरे युद्ध में मराठों की हार होती है। मराठों की इस युद्ध में हार हो जाती है और इस हार को बालाजी बाजीराव पचा नहीं पाते और बालाजी बाजीराव 23 जून 1761 को इस दुनिया से चले जाते हैं। यानी जब इस युद्ध में मराठों की पराजय हो जाती है तो इस पराजय को एक व्यापारी ने यानी कूट माध्यम से व्यापारी ने सूचना पहुंचाई थी। और व्यापारी ने एक सूचना किस कूट माध्यम से पहुंचाई थी? कि 2 मोती विलीन हो गए, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहर लुप्त हो गई, सोने की मोहर लुप्त हो गई। ये ध्यान रखना है। हो सकता है ऐसा वाक्य दे पूछ लिया जाए कि ये वाक्य कौन से युद्ध के बारे में कहा गया है। 2 मोती, व्यापारी ने, एक व्यापारी था, उसने पेशवा को संदेश दिया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहर लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है, चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। और इस युद्ध में मराठों की पराजय के अदम्य कारणों की चर्चा करें। मराठों की पराजय क्यों होती है, पराजय के कारणों की चर्चा करें तो इसमें सदाशिवराव भाऊ जो सैनिक था, मुख्य सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसकी कूटनीतिक असफलता थी। अब मराठे, हमें पता है कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुण थे, लेकिन मराठों ने सबसे ज़्यादा इस युद्ध में प्रत्यक्ष युद्ध किया और वे सर्वाधिक इब्राहिम गारदी के तोपखाने पर ही आश्रित रहे। इसी प्रकार अब्दाली के पास मराठों से अच्छे घुड़सवार थे। मराठों को स्थानीय शासकों ने सहयोग नहीं किया था, जैसे राजपूत, सिख और जाट। राजपूत, सिख और जाट, इन्होंने मराठों का सहयोग नहीं किया था। अब इस युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा आगे चलकर कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भट्ट था? किसका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भट्ट था? ऑप्शन है जसवंत राव, तुकोजी सिंधिया, सदाशिवराव भाऊ और नाना फडणवीस। ये तीनों व्यक्ति तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में ये मारे गए थे। तो ऑप्शन डी होगा नाना फडणवीस। सही उत्तर क्या होगा? नाना फडणवीस। अगर हम नाना फडणवीस की बात करें, ये मराठों का जो प्रधान सेनापति था सदाशिवराव भाऊ, ये सदाशिवराव भाऊ के मंत्री के हैसियत से युद्ध में भाग लेता है। और इनका एक मुख्य विश्वास था, देखो मराठों की पराजय का एक कारण ये भी माना जाता है, मराठों को ये विश्वास था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। इसीलिए सब बड़े बड़े मराठा सरदार जाते समय अपने परिवारों को साथ में लेके जाते थे। अब इस युद्ध में भी अपने परिवारों को साथ में लेके चले गए और उन्होंने सोचा कि वापस आते समय, उनका ये मानना था कि हम युद्ध में जीत जाएंगे, तो उनका ये मानना था कि जीत करके वापस आते समय हम तीर्थ यात्रा करते हुए आएंगे। मराठों ने क्या सोचा कि वापस आते समय हम तीर्थ यात्रा करते हुए आएंगे।
ऐसा ही कार्य होता है नाना फडणवीस के साथ, जिसका वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन भट्ट था। तो नाना फडणवीस भी अपनी माता और पत्नी को साथ ले गए थे, माता और पत्नी को साथ ले गए थे। यानी इनकी इच्छा थी कि हम गंगा स्नान करके आएंगे, युद्ध देखने के बाद हम वापस में आएंगे तो गंगा स्नान करके आएंगे। लेकिन पानीपत के युद्ध की प्रलय में वो दोनों महिलाएं मारी जाती हैं, यानी और तृतीय युद्ध के दौरान ही नाना फडणवीस एक भिक्षुक के रूप में अपनी जान बचाता है, एक भिक्षुक बन करके अपनी जान बचाता है। तो नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भट्ट, बालाजी जनार्दन भट्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र माधव राव प्रथम कितने वर्ष की आयु में पेशवा बना? माधव राव प्रथम कितने वर्ष की आयु में पेशवा बना है? तो एक तो ये ध्यान रखना है, माधव राव प्रथम 1761 से 1772 तक पेशवा रहा। 1761 से लेकर के 1772 तक ये पेशवा रहा। और ये कितने वर्ष की आयु में पेशवा बनता है? कितने वर्ष की आयु में पेशवा बनता है? केवल 17 वर्ष की आयु में, केवल 17 वर्ष की आयु में पेशवा बन जाता है। लेकिन इसका संरक्षक कौन बन गया? इसका संरक्षक बन गया रघुनाथ राव, राघोबा भी कहा जाता है, रघुनाथ राव राघोबा इसका क्या बन गया है? संरक्षक। ध्यान रखना है। तो ये 17 वर्ष की अल्प आयु में शासक बना। और इसका संरक्षक कौन बना? कौन बना? इसका चाचा था रघुनाथ राव, इसका चाचा रघुनाथ राव इसका संरक्षक बन जाता है, चाचा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माधवराव प्रथम का संरक्षक कौन बना? तो अभी हम चर्चा कर चुके हैं, माधवराव प्रथम किसकी मृत्यु के बाद पेशवा बनता है? बालाजी बाजीराव। और इसका समय क्या रहेगा? 1761 से 1772। ध्यान रखना है, इसका समय क्या रहेगा? 1761 से 1772। तो इसका जो संरक्षक है वो कौन बनता है? रघुनाथ राव राघोबा इसका संरक्षक। यद्यपि माधव राव की बात करें, ये अत्यंत प्रतिभाशाली और गुण संपन्न शासक था। प्रतिभाशाली, इसकी बात कर रहे अपन, एक तो प्रतिभाशाली था और गुणों से संपन्न था, गुण संपन्न शासक था, गुण संपन्न शासक था। कौन? हम किसकी बात कर रहे हैं? माधव राव प्रथम के। तो इसका सही जवाब होगा रघुनाथ राव राघोबा। माधवराव प्रथम तथा निजाम के मध्य किस वर्ष राक्षस भुवन की संधि संपन्न होती है? किस वर्ष राक्षस भुवन की संधि संपन्न होती है? 1763, 1771, 1772, 1773। तो इसका सही जवाब होगा 1763। सही जवाब क्या होगा? 1763। यानी माधवराव प्रथम और निजाम के मध्य राक्षस भुवन की संधि हुई। और इस संधि का सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या पड़ा? यानी इनके जो संबंध थे, मराठा और निजाम के जो आपस में टकरावपूर्ण संबंध चल रहे थे, उन संबंधों में क्या आ गया? ठहराव आ गया। उन संबंधों में स्थिरता या ठहराव आ जाता है। 1771 की यदि हम बात करें, 1771 में इसने मैसूर के हैदर अली को पराजित किया था। माधवराव प्रथम ने मैसूर का कौन है? हैदर अली। मैसूर के हैदर अली को 1771 में पराजित किया गया। 1772 में तो इनका देहांत ही हो जाएगा, 1772 में तो इनका देहांत। लेकिन 1771 की और बात करें अपन, 1771 की ही और बात करें, 72 में देहांत होगा लेकिन इससे पहले बात करें, एक तो 1771 में इसने मैसूर के हैदर अली को पराजित किया, यानी उत्तर भारत में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। 1771 में यदि हम बात करें, मराठा सरदार है इस समय महादजी सिंधिया। मराठा सरदार कौन है? महादजी सिंधिया। तो 1771 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुणे दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। ध्यान रखना है, मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, इसको पुणे गद्दी पर बिठाया था। तो पुणे गद्दी पे बिठाने का मतलब क्या हुआ? ये 1759 में ही, 1759
1759 में ये इलाहाबाद में रह रहा था। ये कहाँ रह रहा था? इलाहाबाद में, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया था, तो ये डर की वजह से दिल्ली से भाग गया था और कहाँ रह रहा था? इलाहाबाद में। कहाँ रह रहा था ये? इलाहाबाद में। तो 1771 में इसने किसकी सहायता की है? इस समय पेशवा कौन है? माधवराव प्रथम। पेशवा कौन है इस समय? माधवराव प्रथम है। तो इसकी मदद की गई। और जब शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठाया जाता है, और 2-3 बातें मैं बता दूं आपको। जब शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बिठाया जाता है, तो शाह आलम द्वितीय ने बदले में कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए थे। बदले में कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए थे। इसके बाद 1772 की बात करें। 1772 में तो इनका देहांत हो जाता है क्षय रोग के कारण। क्षय रोग। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि किस पेशवा का देहांत क्षय रोग के कारण हुआ था? किस पेशवा का देहांत क्षय रोग के कारण हुआ? वो कौन हो जाएगा? माधवराव प्रथम। और 1772 में इनका देहांत हो जाता है। किस पेशवा के बारे में कहा जाता है कि यह अंतिम महान पेशवा था जिसकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य पतन की ओर जाना प्रारंभ हो गया? किस पेशवा के बारे में कहा जाता है कि अंतिम महान पेशवा था जिसकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य पतन की ओर जाना प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा माधवराव प्रथम। इसका सही जवाब क्या होगा? माधवराव प्रथम। इसे अंतिम महान पेशवा माना जाता है। अंतिम महान पेशवा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य को पानीपत की पराजय का उतना आघात नहीं पहुंचा जितना माधवराव की अकाल मृत्यु से पहुंचा। ये कथन किसका है? क्योंकि अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि ये अंतिम पेशवा था, ये अंतिम महान पेशवा था। अंतिम महान पेशवा था जिसकी मृत्यु के साथ ही पेशवा साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है, जाना प्रारंभ हो जाता है। ये किसके बारे में कहा जाता है? ये माधवराव प्रथम के बारे में कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य को पानीपत की पराजय का उतना आघात नहीं पहुंचा जितना माधवराव की अकाल मृत्यु से पहुंचा। क्योंकि अकाल मृत्यु की यदि हम बात करें, नवंबर 1772 की बात है। नवंबर 1772 में क्षय रोग के कारण किसका देहांत हो गया है? माधवराव प्रथम का। माधवराव ये अंतिम सफल और महान पेशवा था। ध्यान रखना है, अंतिम सफल और महान पेशवा था। कौन? माधवराव प्रथम। तो ये किसने कहा है कि पानीपत की पराजय का उतना आघात नहीं पहुंचा मराठों को जितना माधवराव की अकाल मृत्यु से? इसका सही जवाब होगा ग्रांट डफ। इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रांट डफ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।